हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फा क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरिश अमीनी। फ्रेंड्स, जैसा कि हम कक्षा 7 क्लास 7 के भूगोल यानी कि ज्योग्राफी हमारी दुनिया भाग 2 के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले कि हमने 3 अध्याय को कंप्लीट किया हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स चैप्टर 4, जो है वायुमंडल एवं इसका संगठन के सभी प्रश्नों के हल को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। चैप्टर पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है वायुमंडल एवं संगठन, तो वायुमंडल को अंग्रेजी में कहते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कहते हैं वायुमंडल को। तो वायुमंडल कहते किसको है? आप देखें, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी पे दो चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले क्या पाया जाता है? अगर आप पृथ्वी को दो पार्ट में कैटेगराइज करें तो सबसे पहले ज़मीन पाई जाती है, मतलब भूमि पाई जाती है। और दूसरा जो क्या पाया जाता है वो पानी पाया जाता है, यानी कि वाटर पाया जाता है, पानी। तो जो भूमि है, जितना भी भूमि है पृथ्वी पे, लैंड मासेस है, उसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब जितना भी ज़मीन है उन सब को क्या कहते हैं? हम भूमंडल कहते हैं। और भूमंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं। इसी तरह से अगर हम दूसरे शब्दों में कहें कि पानी जो है उसको क्या कहते हैं हम, तो उसको कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर इसको हम जलमंडल भी कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में जलमंडल। इसी तरह से जो तीसरा है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी की सतह से कई सौ मीटर ऊपर तक, कई सौ किलोमीटर ऊपर तक एक वायु का घेरा है। बहुत सारा गैस है, गैसों का मिश्रण है, और वो पूरा पृथ्वी को घेरे हुए है चारों तरफ से। तो ये क्या कहलाता है? ये एटमॉस्फेयर कहलाता है, वायुमंडल कहलाता है, एटमॉस्फेयर कहलाता है। इसमें बहुत सारे वायु का मिश्रण होता है जो पृथ्वी से क्या हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इससे क्या है? चिपका हुआ है। मतलब ये पृथ्वी से ऊपर नहीं भाग जाता। वैसे आप देखते होंगे वायु गैस को कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ भागता है, लेकिन पूरा का पूरा वायुमंडल एक कवच की तरह पृथ्वी पे चिपका हुआ है। और जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, ये वायुमंडल भी उसके साथ साथ घूमता है। और यही तीन चीज़ मिलकर के, मतलब लैंड, लिथोस्फेयर, दूसरा हाइड्रोस्फेयर और तीसरा एटमॉस्फेयर, ये तीनों मिलकर के निर्माण करता है किसका? बायोस्फीयर का, जिसको हम कहते हैं जैव मंडल। और यही जैव मंडल के कारण फ्रेंड्स पृथ्वी के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। अगर जैव मंडल ना होता तो पृथ्वी पे लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाता। पृथ्वी को यूनिक प्लैनेट बनाने वाला कारण क्या है? कारण है तो वो है जैव मंडल। और जैव मंडल किससे निर्माण होता है? तीन चीज़ों से मिलकर निर्माण होता है, जिसको हम कहते हैं, मान लेते हैं ये क्या है? ये हमारा वायुमंडल है, ये हमारा जैव भूमंडल है, और ये हमारा जलमंडल है। और जिसमें ये तीनों पाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम, ये वाला जो पोर्शन हुआ, इस पोर्शन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बायोस्फीयर। और जहाँ पे ये तीनों मिलता है वहाँ पे लाइफ पॉसिबल होता है। कोई भी एक नहीं होगा तो वहाँ पे लाइफ नहीं होगा। क्या आप हवा के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्या आप पानी के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। क्या आप ज़मीन के बिना रहेंगे? नहीं रह सकते, क्योंकि ज़मीन पे ही अनाज उगेगा और वही खाएंगे हम, तभी जिंदा रहेंगे। और जहाँ पे ये तीनों मिलता है, मतलब तीनों चीज़ मिलेगा, वहीं पे लाइफ पॉसिबल है। उसी को हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि वायुमंडल क्या है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर कई सौ मीटर ऊपर तक, कई सौ किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ वायु का मिश्रण का घेरा है, जो वायु मतलब पृथ्वी को चारों तरफ से गुरुत्वाकर्षण बल के थ्रू चिपका हुआ है। अब आइए कहानी सुनते हैं। वायुमंडल का यहाँ पे डेफिनेशन बताया हुआ है, इसको बड़ा सटीक डेफिनेशन है, आप इसको देख सकते हैं। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का घेरा है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे जुड़ा हुआ है। इसी कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी पाई जाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब आते हैं कहानी की तरफ कि कहानी क्या कह रहा है। कहानी में कैरेक्टर है सीमा, सुरेश, राधा एवं रमेश मैदान में खेल रहे थे। अचानक उनके मुंह में आया, अचानक सुरेश ने कहा, राधा तुम अपनी नाक और मुंह कितनी देर तक बंद रख सकती हो? तो राधा ने कहा, चलो ट्राई करते हैं कितनी देर तक बंद कर सकते हैं। तो राधा ने क्या कहा फ्रेंड्स? राधा ने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। राधा ने कहा मैं अभी ऐसा करती हूँ। बच्चे जो आप देख रहे हैं, फ्रेंड्स जो आप देख रहे हैं, आप इसको ट्राई करें। आप पाएंगे कि आप कुछ ही सेकंड्स के अंदर में आप क्या हो जाएगी? आपकी सांसें बंद होने लगेंगी और आपका दम घुटने लगेगा, आपको बेचैनी होने लगेगी, और आप तुरंत नाक से अपना ये हटा देंगे। तो इस तरह से क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर आप नाक को बंद करने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ ही सेकंड्स में उसको हटाएंगे, सांस टूटने जाएगी। रमेश ने पूछा ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर आपको इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? तो सीमा ने कहा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सांस लेने के लिए हमें वायु यानी कि हवा की आवश्यकता होती है, जो नाक या मुंह के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करता है। अगर नाक और मुंह को हम बंद कर देंगे तो ये शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रही है, इस वजह से हमको क्या हो रहा है? बेचैनी हो रहा है। तो फिर राधा ने पूछा
अच्छा ये जो हवा इतना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इतनी इंपॉर्टेंट है वायु, तो क्या ये हर जगह मौजूद है? क्या ये हवा जो है हर जगह मिल जाती है? तब राधा ने बताया, मेरी दीदी जब ऊंचे पहाड़ों पर घूमने गई थी, पहाड़ों के ऊपर घूमने गई, यहाँ घूमने गई, तो उस पहुँचने पर उससे सांस लेने में क्या हो रही थी? दिक्कत हो रही थी। तो फिर सुरेश ने क्या पूछा, ऐसा क्यों हो रहा था? ऊंचा जाने पर, पहाड़ के ऊपर जाने में क्यों दिक्कत हो रही थी? यहाँ पे हम जाएंगे तो क्यों दिक्कत होगा, नीचे में नहीं होगा? तो सीमा ने कहा, क्योंकि धरातल से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। दीदी बता रहे थे कि पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर कई सौ किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल देकर के फिगर बना के बताया होगा, वायुमंडल से हमारी पृथ्वी चारों ओर से घिरी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वायुमंडल उसके साथ साथ भी क्या होता है? घूमता है। तो वायुमंडल तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि पृथ्वी है, इसके चारों तरफ क्या है? हवा का घेरा है जो इसको घेरे हुआ है और इसके गुरुत्वाकर्षण गति के कारण चिपका हुआ है, जिसको हम क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। ये कई सौ किलोमीटर तक ऊपर तक है। लेकिन जो दूसरा सवाल था कि हम नीचे पृथ्वी की सतह पर हैं, यहाँ पर हैं, तो हमको ठीक लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो हमको क्या होगा? सांस लेने में दिक्कत होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, वो अगर इसको हम वायुमंडल, ये आप देखें ये पृथ्वी है, पृथ्वी का वायुमंडल चारों तरफ से, मैं सिर्फ एक तरफ का ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मतलब देखो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का वायुमंडल है, तो इसको मैंने क्या किया? एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ से उठाया ताकि आपको समझा सकूँ। ये पिंक वाला एरिया, इसको मैं लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो ये पृथ्वी का क्या है? वायुमंडल है। पृथ्वी के वायुमंडल ये कई सौ किलोमीटर तक, लगभग हज़ारों किलोमीटर ऊपर तक फैले हुए हैं और इन सब में अलग अलग परत में, अलग अलग टाइम में अलग अलग क्वालिटी पाई जाती है। इसका कुछ अलग खासियत है, फिर ये जो दूसरा पार्ट है इसका कुछ अलग खासियत है, फिर इसका कुछ अलग खासियत है, इसका कुछ अलग खासियत है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कई परतों में डिवाइड करते हैं। अभी हम उन सबको पढ़ेंगे। क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की निचली सतह में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आराम से हम सांस ले लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और दूसरे संगठन इसमें ज़्यादा मिलेंगे। तो क्या होगा? वहाँ पे दूसरी चीज़ की मात्रा ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो हमको सांस लेने में क्या होगा? दिक्कत होगा। और हमारे चैप्टर का नाम ही है वायुमंडल एवं किसके संगठन, मतलब वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, संगठित हुआ है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारा गैस है, अभी हम सबको देखेंगे। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। वायुमंडल हमें जीवनदायी वायु तो प्रदान करती है, साथ ही पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों के लिए सुरक्षा कवच का भी प्रदान करती है। ये एक तरह का क्या है? सुरक्षा कवच है, जिससे बहुत सारी हानिकारक चीज़ों से हमको सेफ्टी प्रदान होता है। ये नेचर की तरफ से बनाया हुआ है। रमेश ने कहा, मैंने पढ़ा है कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो इसका कुछ भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाता कि यहाँ रहना ही मुश्किल हो जाता। जैसे ये पृथ्वी है और ये क्या है? सूरज है, सन है। सन से रोशनी आ रही, किरणें आ रही हैं, लेकिन जो है ये वायुमंडल क्या करती है? दूसरे से बताता हूँ। ये जो वायुमंडल है इसके चारों तरफ घेरा हुआ, ये क्या करती है? सूरज की किरणों को, बहुत सारी किरणों को, जितने भी नुकसान वाली किरणें हैं, हानिकारक किरणें, सब इसको ऑब्जर्व कर लेता है और बहुत कम किरणें ही पृथ्वी के ऊपर तक पहुंच पाती है, जिस वजह से हमको बहुत सारी बीमारियां नहीं होती। अगर उसका पूरा का पूरा टेम्परेचर, पूरा का पूरा किरण पृथ्वी तक पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? इतनी गर्मी बढ़ जाएगी कि हाँ, यहाँ पे रहना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरणों को धरातल ग्रहण कर कुछ किरणों को पुनः परिवर्तित कर लौटाने लगती है, तब यह वायुमंडल उनमें से कुछ किरणों को पृथ्वी पर ही रोक देता है। जैसे कि अगर आप देखें इसके पहले के फिगर में, ये यहाँ पे फिगर दिया हुआ था, ये सूरज है, ये सूरज है और सूरज की किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं। तो पृथ्वी पर कुछ ही किरणें आई, उस पे से भी क्या होता है? ये टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है। वापस जाने के दरमियान कुछ किरणें हैं जो पृथ्वी क्या कर लेते हैं? अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे कि देखिए आप फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बहुत सारी किरणें ऊपर जा रही हैं, लेकिन ये वाला जो किरण है, लास्ट वाला, ये किरण आ रहा है पृथ्वी पर तो ऊपर नहीं जा रहा है, इसको कुछ रोक करके रख लेता है। ऐसा क्यों होता है? अभी हम आगे बात करेंगे। ऐसा क्या होता है, क्यों, किस वजह से होता है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है कि पृथ्वी की कुछ किरणें, सूरज की कुछ किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो पृथ्वी उन्हें रोक लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, जिस वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है। आप सुनते होंगे कि इस साल ने अगले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इस साल की गर्मी ने अगले 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा क्यों होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। अभी हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में भी जिक्र करेंगे आगे इस चैप्टर में, तो अभी आप पहले यहाँ पर देख लें। पृथ्वी पर ही रोक देता है। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर परिवर्तित किरणें पूरा अंतरिक्ष में लौटने में अधिक समय लगता है, जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनता है। अगर ये किरणें पृथ्वी से परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि सब कुछ जम जाता। अब आपको समझ में आया होगा। ये पृथ्वी है और ये सूरज है, सूरज से किरणें आई,
और आने के बाद क्या हो गई, लौट गई। तो पृथ्वी की किरणें आई, लौट गई। अगर सारी किरणें लौट जाती तो पृथ्वी का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो जाता, पृथ्वी गिर जाता टेम्परेचर, और इतने ठंडे में रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो क्या होता है, कुछ किरणें रह जाती हैं पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी के ऊपर रहने से पृथ्वी का टेम्परेचर बना रहता है, एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है जिस पे इंसान रह सके। तभी क्या होता है, सीमा बोल उठी, मेरी दीदी कह रही थी कि जब कभी आकाश में बादल होते हैं तो हमारे यहाँ का तापमान अचानक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की किरणें, जो किरणें परिवर्तित होकर अंतरिक्ष में जाने लगती हैं, तो वो बादलों के कारण रुक जाती हैं और पुनः यह पृथ्वी पर लौट आती हैं, जिससे हमारा वातावरण अपेक्षाकृत अधिक गर्म हो जाता है। तो फिर इसने क्या कहा, फिर सीमा की दीदी ने क्या बोला, सीमा की दीदी ने बोला कि पृथ्वी से किरणें जो जा रही हैं वो वापस जाने के दरमियान यहाँ बादल से टकरा गई। बादल से टकराने के बाद वो पृथ्वी पर ही रुक गई। पृथ्वी पर रुकने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इसलिए आप देखते होंगे कभी कभी बारिश की वजह से तापमान जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तथा राधा ने पूछा, पृथ्वी की ऊंचाई वाला भाग पर्वत पहले गर्म होता है या तल वाला भाग पहले गर्म होता है? तो ये सवाल आया कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर पहाड़े हैं, तो क्या ये पहाड़ पहले गर्म होगा या पृथ्वी की सतह पहले गर्म होगी? ये सवाल पूछते ही है कौन, राधा ने पूछा। अब आगे देखते हैं इसके, अब इसके आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। तो सूरज बोल उठा, क्या बोलता है सूरज, कि पृथ्वी के ऊपर पहाड़े पहले हैं, तो सूरज की रोशनी पहले पहाड़ पे आई, तो इस हिसाब से पहाड़ को पहले गर्म होना चाहिए था, बाद में पृथ्वी की सतह को यानी कि मैदान को गर्म होना चाहिए था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, यह वायुमंडल से ऊपर नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है। यह वायुमंडल जो है, ये वायुमंडल के ऊपर से नहीं गर्म होता, नीचे से गर्म होना शुरू होता है। जब धरती का ठोस धरातल गर्म होता है तो उसके संपर्क वाले वायुमंडल की परतें पहले गर्म होती हैं एवं उत्तरोत्तर ऊपर की ओर गर्मी प्रवाहित होती रहती है। स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं गर्मी कम होती जाती है। तो आपको बात समझ में आई होगी। अगर आप पानी, एक बीकर लें, आप एक बर्तन लें, पानी नीचे से उसमें आग लगा दें, मतलब उसको जलाएं, गर्म करें, उसमें पानी रखा हुआ है, तो आप बताइए फ्रेंड्स कि पानी जो है वो ऊपर से गर्म होना शुरू होता है या नीचे से गर्म होना शुरू होता है? तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि जो पानी के बीकर के अंदर जो पानी भरा हुआ है उस जो गर्म होना शुरू होगा वो कहाँ से होगा, नीचे तली से पहले गर्म होगा, ऊपर से नहीं होगा। तो नीचे तली से गर्म होना शुरू होता है, ये नेचर है। तो इस वजह से वायुमंडल की जो पहाड़ है, ये पृथ्वी है पहाड़ है, तो नीचे से गर्म होना शुरू होता है, ऊपर से नहीं। आगे बात करते हैं वायुमंडल का संगठन। शाम घिर आई थी, सभी बच्चे घर की ओर जा रहे थे, तभी एक गुब्बारे वाला उधर से गुजरा। बच्चों ने गुब्बारे खरीदे, सीमा ने भी गैस वाले गुब्बारे खरीदे। उसका गुब्बारा हवा में ऊपर उड़ रहा था। रमेश ने पूछा, मैं जब गुब्बारा फुलाकर हवा में ऊपर करता हूँ तो ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता? सीमा ने राधा से पूछा, राधा तुम बताओ तो राधा ने कहा, मुझे नहीं पता। सुरेश बोला, मैं बताता हूँ। देखो जब मुंह से हवा भरते हैं तो गुब्बारे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपको पता होगा फ्रेंड्स कि हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। तो जब हम मुंह से हवा भरते हैं, मतलब आपके सामने दो गुब्बारा है, एक वो गुब्बारा है जो हवा में उड़ता है, आपने देखा होगा, एक वो गुब्बारा है जिसको आप मुंह से फुला करके रखते हैं। तो जो हवा में उड़ने वाला गुब्बारा है जिसमें हाइड्रोजन गैस वगैरह भरा होता है वो हवा में उड़ जाता है, लेकिन जो मुंह से आप भरते हैं वो हवा में नहीं उड़ता। ऐसा क्यों होता है, ये सवाल है। तो ये सवाल का जवाब क्या मिल रहा है, ये देखिए आप। तो जब मुंह से हवा भरते हैं तो गुब्बारे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरती है, जबकि गैस वाले गुब्बारे में कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। चूंकि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या होती है, हल्की होती है, अतः ऊपर की ओर उठती रहती है। तो आपको समझ में आया होगा कि जो गैस है हाइड्रोजन वो हल्की है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से और ऑक्सीजन से। इस वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन की गैस ऊपर उठ जाती है, जबकि ये गैस भारी होने की वजह से ऊपर नहीं उठ पाती, ज़मीन के तली पर ही बनी रहती है। अब बात करते हैं वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें होती है। तो वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती हैं, जैसे नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, क्रिप्टन, ज़ेरन, बहुत सारी गैसें होती हैं। इनमें से जो सबसे अधिक मात्रा में गैस है वो कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। इस तरह से आपसे सवाल भी पूछता है कि नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, तो 78.03% हमारे पूरे वायुमंडल में सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन गैस है, जबकि ऑक्सीजन कितना है, 20.99। पहले ये 21% था फ्रेंड्स। हमने बहुत सारे पेड़ों को काट दिया, पेड़ों को काटने की वजह से ऑक्सीजन की भी कमी आई, जिसमें ये क्या हो गया, 0.01% क्या हो गई, कमी हो गई ऑक्सीजन में। इस वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर गया। आर्गन अगर देखें तो 0.94 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है, अभी ये इंक्रीज़ हो गया है, 0.04% हो चुका है। हाइड्रोजन, हीलियम और भी बहुत सारी गैसें मिलाकर के 0.01% है। तो इस तरह से आपने देख लिया। आगे अगर आप बात करते हैं संघनन। अब ये संघनन क्या है, तो संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प सूक्ष्म कणों के आसपास एकत्रित
होता है जिनसे बाद में वर्षण होती है, संघनन कहलाता है। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जल वाष्प सूक्ष्म कणों के आसपास एकत्रित होता है, जिनसे बाद में क्या होती है, वर्षण होती है, मतलब बारिश होती है। आपने वाटर साइकिल सुना होगा फ्रेंड्स, वाटर साइकिल पढ़ा होगा। वाटर साइकिल में क्या होता है, पानी हीट के कारण ये क्या होता है, एवोपरेट होता है, मतलब भाष्पित होता है, भाप बन के ऊपर जाता है, फिर वो बादल बन जाता है। बादल में एक जगह इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा होकर के फिर वो क्या हो जाता है, जब वेटेज होता है, जब पूरा भर जाता है तो वो पानी बरस जाता है। फिर ये पानी बरस करके नदी में मिल जाता है, फिर वो पानी एवोपरेट होता है, एवोपरेट होकर के क्या होता है, बादल बनता है, बादल से फिर वो पानी बरस जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, संघनन कहेंगे। सीमा मौली वायुमंडल में कई गैसें उपस्थित हैं जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक है, जबकि ऑक्सीजन इतना है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन भी वायुमंडल में पाए जाते हैं। इसके अलावा सूक्ष्म धूलकण पाए जाते हैं जो संघनन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वातावरण में इन गैसों का प्रभाव नजर आता है। आगे देखते हैं, राधा ने कहा, मैंने सुना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण काफ़ी दिक्कतें हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, तो एक पेड़ है, ठीक है फ्रेंड्स। पेड़ क्या करता है, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, टेक करता है। ये टेक करेगा, ऑक्सीजन देगा। हमने क्या क्या कर दिया, पेड़ को काट दिया। पेड़ काट दिया तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो ये ले रहा था और ऑक्सीजन दे रहा था, तो ऑक्सीजन में क्या होगा, कमी होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में क्या होगा, बढ़ोतरी होगा। हम तो जो छोड़ रहे हैं वो तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड लेने वाला पेड़ है वो नहीं ले पा रहा है और लेकर के उसको ट्रांसफर नहीं कर पा रहा ऑक्सीजन में। इस वजह से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है। आगे बात करते हैं कि रमेश ने कहा, बिल्कुल ठीक, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। इसके कारण पर्यावरण की पूरी खाद्य श्रृंखला तथा अंततः हमारा जीवन संभव है। बिल्कुल सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड से ही खाना वगैरह बनता है, पेड़ वगैरह बनाते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कार्बन है, लेकिन इसकी अत्यधिक मात्रा होने से कोई भी चीज़ एक्सट्रीम लेवल पर जाता है, बहुत ज़्यादा करते हैं तो नुकसान होता है। जैसे हम लोगों को पानी पीना चाहिए, पानी बहुत पीना चाहिए, मतलब 7 से 8-10 लीटर लगभग हमको एक दिन में पानी पीना चाहिए। अब पूरे दिन हम सिर्फ पानी ही पीते रहें तो क्या ये सही होगा, नहीं, हमारे लिए क्या होगा, नुकसान करेगा। अगर हम खाना खा रहे हैं तो हमको 3 वक्त खाना खाना है, अगर हम दिन भर खाना खाते ही जा रहे हैं तो क्या ये फ़ायदेमंद होगा, नहीं, तब ये क्या करता है, हमारे लिए नुकसान करता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा होती है, नेचर का इम्बैलेंस होगा तो वो नुकसान करता है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन उसका अत्यधिक मात्रा क्या होता है, हमारे लिए नुकसानदेह है। स्थलीय विकिरण में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा दीर्घ तरंगों के बदल जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आसानी से सोख लेती है और इस तरह पृथ्वी पर आवश्यक ऊष्मा बनी रहती है, जिससे हमारा जीवन संचालित होता रहता है। वर्तमान समय में हमारी आधुनिक जीवन शैली के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक वृद्धि हो रही है। अत्यधिक मात्रा में स्थलीय विकिरण की ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोख लेती है। इसी कारण भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हो रही है और जलवायु की दिशाओं में परिवर्तन नजर आ रहा है तथा भूमंडलीय तपन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड का एक खासियत है फ्रेंड्स कि ये क्या करता है, एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। मतलब मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड है, सूर्य की किरणें आई, पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड से टकराई और कार्बन डाइऑक्साइड इसको क्या करता है, सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करेगा तो सूर्य की किरणों में क्या है, हीट है, गर्मी है। अब ये गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का हीट टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हीट टेम्परेचर बढ़ेगा और ये सूरज की किरणों को वापस नहीं जाने देता है, रोक लेता है अपने पास, क्योंकि ये ऑब्जॉर्व कर ले रहा है। तो ऑब्जॉर्व करने से पृथ्वी का टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। इस वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत सारी बारिशें हो रही है, जलवायु की दशाओं में परिवर्तन हो रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये सब कारण हो रहा है। आगे पूछते हैं, राधा ने पूछा इससे क्या परेशानी होगी, तो सीमा बताती है इससे पृथ्वी का तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, जिसमें ध्रुवों पर तथा ऊंचे भागों में जमे बर्फ पिघल रही है। फलस्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप तटीय क्षेत्र एवं जल स्तर बढ़ जाएगा, जिससे तटीय भाग जलमग्न हो सकते हैं। कई द्वीपों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, जैसे गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, वहाँ के लोग भी दूसरी जगह पलायन कर गए हैं। साथ ही जलवायु में भी परिवर्तन आ सकता है, परिणाम स्वरूप कुछ पौधे तथा पशु लुप्त हो सकते हैं। अब मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी के ऊपर में क्या है, ये पृथ्वी, इसको मान लेते हैं पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के बहुत सारे आपने आइलैंड सुना, ये आइलैंड है, ये आइलैंड है, ये आइलैंड है, ये आइलैंड है। आइलैंड के चारों तरफ क्या होता है, पानी होता है, समुद्र होता है। इसको थोड़ा दूसरे कलर से दिखाता हूँ। हाँ, ये आइलैंड है, इसके तरफ में चारों तरफ क्या है, पानी है। क्या होगा फ्रेंड्स कि आपने सुना होगा कि पोल की तरफ, दोनों पोल की तरफ क्या है, बहुत सारा बर्फ़ है। ऐसे हिमालय में भी सुना होगा आपने, बर्फ़ की पहाड़ें हैं, बहुत बड़े ग्लेशियर्स हैं, जहाँ पे पानी क्या हुआ, जमा हुआ है। गर्मी बढ़ेगा जैसे, तो गर्मी के बढ़ने से बर्फ़ पिघलेगा तो कहाँ जाएगा, समुद्र में जाएगा। अब ये जो आइलैंड है ये क्या हो जाएगा, जैसे समुद्र का लेवल पानी आएगा तो पानी ऊपर चढ़ेगा, तो वो अपने अंदर आइलैंड को क्या कर लेगा, डुबा देगा पूरा। तो इस तरह से बहुत सारे आइलैंड क्या हो जाएंगे,
जलमग्न हो जाएंगे, जल के अंदर चले जाएंगे। ये सब पृथ्वी के टेम्परेचर बढ़ने से नुकसान होगा। अब अगला सवाल फ्रेंड्स, क्या राधा ने पूछा क्या ठंडे प्रदेश में भी ऐसा ही होता है? तो सुरेश ने कहा नहीं, ठंडे प्रदेशों में कृषि उत्पादन के लिए उचित तापमान का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग कांच या प्लास्टिक की पारदर्शी शीट से ऐसे घर बनाते हैं जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती है परंतु बाहर नहीं निकल पाती। यह ग्रीन हाउस कहलाता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं फ्रेंड्स। अब जहाँ ठंडा प्रदेश है, जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या है, कम रहता है, वहाँ पे क्या करते हैं लोग, खेती वगैरह कैसे करते हैं? खेती वगैरह के लिए सूरज की रोशनी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सूरज की रोशनी से ही वो लोग खाना बनाता है। अब सूरज की रोशनी आया ठंडे प्रदेश में, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, टेम्परेचर नहीं बन पाए, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ कैसे करेगा? तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि यह एक छोटा सा खेत का प्लॉट है, ये प्लॉट है। अब इसको हम क्या कर दिए, इसको हम प्लास्टिक के शीट से चारों तरफ से पैक कर दिए, घेर दिए इसको प्लास्टिक के शीट से। अब क्या होता है, प्लास्टिक का शीट क्या करता है कि यहाँ सूरज की रोशनी तो आती है, सूरज की रोशनी जैसे आई, सूरज की रोशनी आई तो ये प्लास्टिक के शीट के अंदर तो आ जाती है, अंदर आ गई, लेकिन अंदर आने के बाद वो बाहर नहीं जा पाती है। ये इसकी क्वालिटी है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं। अब जैसे सूरज की रोशनी बाहर नहीं जाएगी तो यहाँ पे इस टेम्परेचर में, यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। इस वजह से इस तरह के इफेक्ट को हम साइंटिफिकली इफेक्ट करके बहुत सारी सब्जी वगैरह का उत्पादन करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं। इस प्रकार उस घर के तापमान में वृद्धि हो जाती है जो सब्जी के उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। अब हम ठंडे जगह पर भी गर्म क्षेत्र में पैदा होने वाला सब्जी भी ग्रीन हाउस के थ्रू उगा सकते हैं। अब वायुमंडल की संरचना को देखते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आपको ये फोटो साफ दिख सके। ये है वायुमंडल की संरचना। रमेश ने पूछा क्या पृथ्वी की सतह के ऊपर भी कोई परत है? सीमा बोली हाँ, पृथ्वी की सतह से करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के तापमान एवं दाब बदलता रहता है। इस बदलाव के आधार पर पृथ्वी वायुमंडल को 5 परतों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा परत है? तो सबसे पहला परत है क्षोभ मंडल कहते हैं, दूसरे परत को समताप मंडल, तीसरे परत को मध्य मंडल, चौथे को बाह्य मंडल और पाँचवें को बहिर्मंडल। अगर अंग्रेजी में कहें तो क्षोभ मंडल को हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। जब दूसरे की बात करेंगे तो हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, दूसरे को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरे की बात करेंगे तो मेसोस्फेयर है, तीसरा मेसोस्फेयर जिसको हम मध्यमंडल कहते हैं। चौथे की बात करेंगे तो चौथा को हम आयनोस्फेयर कहते हैं, आयनोस, चूँकि इसमें आयन की मात्रा पाई जाती है इसको, इसलिए हम इसको आयनोस्फेयर कहते हैं। इसी को थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। जब आगे आप और हायर स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी को हम क्या कहते हैं, आइनोस्फेयर और थर्मोस्फेयर कहते हैं। और बहिर्मंडल को हम क्या कहते हैं, तो एक्सोस्फेयर कहते हैं। यहाँ पे आपको साफ साफ समझ में आ गया होगा। तो कितने तरह के मंडल, 5 मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, बहिर्मंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, और इसी आइनोस्फेयर को हम थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। अब आइए फ्रेंड्स इस फिगर को समझते हैं थोड़ा। अगर आप देखें तो ये जो छोटा वाला विकर्ण है, और बड़ा करते हैं इसको, हाँ, ये जो छोटा वाला ये वाला एरिया है, ये क्या कहलाता है, क्षोभ मंडल कहलाता है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसके ऊपरी परत जो है, इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये वाला कलर, इसके ऊपर वाले परत को क्या कहते हैं हम, इसके ऊपरी वाले परत को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ये जो क्षोभ मंडल है फ्रेंड्स, ये लगभग 8 किलोमीटर से 8 से 18 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है। जबकि समताप मंडल जो है 18 से कहाँ तक, ये 50 तक, यहाँ देखेंगे तो 50 तक, 18 से शुरू होता है 50 तक जाता है। कौन सा लेयर, समताप मंडल। जब हम मध्य मंडल की बात करें तो वो कहाँ तक जाता है, 80 किलोमीटर तक जाता है। उसके ऊपर हम बात करें, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 450 किलोमीटर तक कौन जाता है, उष्ण मंडल या आयन मंडल इसको कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या पाया जाता है, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल पाया जाता है। तो ये इसका क्या है, लेयर है। बाकी अलग अलग क्वालिटी बताया गया है। क्षोभ मंडल किसको कहते हैं तो समझ में आ गया होगा, लगभग 13 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है एवरेज। आगे और बात करें तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। विषुवतीय क्षेत्र में इसका लंबवत विस्तार अधिक होता है, जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में इसका विस्तार कम होता है। मतलब ये पृथ्वी है और पृथ्वी में ये वाला क्षेत्र नॉर्थ पोल है, ये वाला साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल में इसकी मोटाई क्या होती है, कम होती है, और साउथ ये जो इसका इक्वेटर है, विषुवतीय क्षेत्र है, यहाँ पे अब इसको थोड़े दूसरे कलर से ड्रॉ करते हैं। तो वायुमंडल का जो स्ट्रेटोस्फेयर जो क्षोभ मंडल है फ्रेंड्स, वो क्या होता है, ध्रुव पे कम और यहाँ पे ज़्यादा चौड़ा होता है। तो ध्रुव पे कम चौड़ा होता है और यहाँ पे ज़्यादा कम चौड़ा होता है। आपको दिखता होगा यहाँ पे डिस्टेंस कम है और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो मात्र 8 किलोमीटर है, जबकि यहाँ पे डिस्टेंस कितना होता है, लगभग 18 किलोमीटर तक होता है। ऐसा क्यों होता है, चूँकि पृथ्वी का जो रेडियस है, रेडियस आप कहेंगे, इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, जो पृथ्वी का रेडियस है, ये रेडियस, इसमें भी फ़र्क होता है।
वो तो आपको पता है कि पृथ्वी का जो पोल की तरफ की जो ये होती है रेडियस होता है वो क्या होता है, कम होता है, जबकि इक्वेटर पर इसकी मोटाई क्या होती है, ज़्यादा होती है। पृथ्वी का जो शेप है जियोइड है, ऊपर से नीचे से क्या हुआ, धंसा हुआ है। तो ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे ज़्यादा होता है, इसलिए क्या करता है, ग्रेविटेशन के कारण इसको अपनी ओर खींच लेता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, चिपक जाता है, पिचका हुआ होता है। तो ये क्षोभ मंडल है। मौसम की सभी घटनाएं इसी मंडल में होती है। मौसम संबंधी सभी घटनाएं जैसे बारिश होना, तूफान आना, आंधी आना, सब कहाँ होगा फ्रेंड्स, तो सब का सब कहाँ होता है, क्षोभ मंडल में होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और आगे बात करें, जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को हम क्षोभ सीमा कहते हैं। इसके ऊपर समताप मंडल है। अब समताप मंडल की बात करें तो समताप मंडल लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई से 50 किलोमीटर तक जाता है। हमने देखा था क्षोभ मंडल 18, तो 20 मान लेते हैं, 20 से कहाँ तक, 18 से 50 तक जाता है। ये समताप मंडल है। एरोप्लेन वगैरह इसी मंडल में चलता है। तो यहाँ देखें, इस मंडल में हवाई जहाज़ उड़ने के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ पे बिजली पानी वगैरह नहीं होता है, इस वजह से यहाँ पे एरोप्लेन को उड़ाने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आता है मध्य मंडल, या समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है। इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर तक है। यहाँ ऊंचाई के बाद तापमान घटता है। यहाँ मंडल अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड से हमारी रक्षा करता है, क्योंकि जैसे ही उल्का पिंड हमारे पृथ्वी पर प्रवेश करेगा, इस मंडल में प्रवेश करता है, घर्षण के कारण जल जाते हैं या पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाते। अब इसको समझते हैं। यह पृथ्वी है, ये उल्का पिंड छोटा छोटा डूला पृथ्वी की तरफ टकराते हुए आता है। अगर ये आएगा तो पृथ्वी पर टकराएगा तो बहुत ज़्यादा इससे नुकसान होगा। तो ये जो मंडल है मध्य मंडल, ये जैसे मध्य मंडल में प्रवेश करता है तो घर्षण के इसमें बहुत सारा आयन मौजूद होता है। आयन किसको कहते हैं, तो चार्ज को कहते हैं। चार्ज मौजूद होता है, जैसे ही आता है इसमें तो घर्षण के कारण जल जाता है। तो यही आपको टूटता हुआ तारा भी दिखता होगा। आपको कभी कभी आपने सुना होगा टूटता हुआ तारा, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है, वो कोई क्या होता है, उल्का पिंड होता है जो पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है। मध्य मंडल से टकराने के बाद वो जल के खाक हो जाता है। उसी तरह से आयन मंडल या वायुमंडल कहेंगे तो आयनोस्फीयर बहुमंडल की इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी तीव्रता से बढ़ती है। आयन मंडल इस परत के एक भाग का है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत से परिवर्तित होकर पृथ्वी पर आज जो मोबाइल फ़ोन से आप बात करते हैं फ्रेंड्स, सैटेलाइट वगैरह काम करता है, वो सब किसकी वजह से काम करता है, तो आयन मंडल की वजह से काम करता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, पृथ्वी से तरंगे को जाता है, पृथ्वी से तरंग सैटेलाइट की तरफ जाता है और ये लौट के वापस आ जाता है। ये पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देता। नहीं तो क्या होगा, हम मोबाइल फ़ोन से यहाँ से तरंग भेजे और ये आसमान में जाकर के विलुप्त हो गया तो बात नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए इसको रिटर्न करने के लिए ये वायुमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट है हमारा बहिर्मंडल या वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है या वायु की पतली परत है। ये वायुमंडल की पतली परत है। हल्की गैस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। रमेश ने कहा तब तो हम सब कई परतों से घिरे हैं। सुरेश ने कहा बिल्कुल ठीक, यही परत कई तरह से हमें प्रभावित करते हैं। राधा ने कहा इन बातों में तो हमें समय का ध्यान ही नहीं रहता। देखो सूर्यास्त हो गया। सभी ने सूर्य की दिशा में देखा जो बहुत बड़ा एवं संतरे के रंग का लग रहा था। सूर्य के इस रूप को देखकर सभी रोमांचित हुए और इसकी चर्चा करते हुए घर की ओर चल पड़े। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। हमने चैप्टर को पढ़ लिया फ्रेंड्स, आपने नोट्स बना लिया होगा चैप्टर का। फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में मतलब इस चैप्टर का पार्ट भी आएगा जिसमें हम इसके सॉल्यूशन वीडियो को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो, मेरा काम पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें आप, मैं जल्द से जल्द अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर के साथ जुड़ सकते हैं 8804317520। आप मुझे वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पर आपके सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।